A very good morning, good afternoon, good evening to all of you. This is Yagya Jain along with Varnika Jain and my honorable professor Mrs. Ruchi Jain. Welcome you all on शिक्षक की बातें. So guys, बेसिक पर्पस जो हमारा इस चैनल को बनाने का है वो ये है कि आप लोग पढ़ाई को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लेके चलते हो. सो उस कॉम्प्लिकेशन को हम हटाने के लिए कि आप पढ़ाई को कॉम्प्लिकेटेड ना लेके चलें. पढ़ाई एक बहुत आसान चीज़ है, बस उसे समझने की बात है. तो हम इसलिए ये चैनल आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं. सो आज हमारी जो फर्स्ट वीडियो होगी वो होगी फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल. हम उसके बारे में आज थोड़ा सा पढ़ेंगे इस लेक्चर में. और हमें पढ़ाई को पढ़ाई की तरह नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ाई को एक बात करने की तरह पढ़ना है, जैसे कि हम एक डिस्कशन कर रहे हो. तो हम थोड़ा सा डिस्कशन इस चैप्टर पे आज करेंगे. तो आइए देखते हैं क्या है इस चैप्टर में. सो इस चैप्टर में हम सेल का इंट्रोडक्शन, डिस्कवरी ऑफ सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे. सो as you all know that cell is structural and functional unit of life or of living being. It is very common and everyone known about it as same as bricks of house. So I giving you example of bricks. So देखते हैं कैसे. जो हमारा एक घर होता है, अगर हम देखें तो हमारा घर रूम्स से मिलके बना हुआ होता है. हमारी रूम्स जो हैं वो वॉल्स से मिलके बनी हुई होती हैं, और जो हमारी वॉल होती हैं वो ब्रिक्स से मिलके बनी हुई होती हैं. तो घर की फंडामेंटल यूनिट क्या होगी? ब्रिक. तो ऐसे ही हमारे क्या होगी? सेल. जैसे कि बहुत सारी सेल्स मिलके आपस में क्या बनाती हैं? टिश्यू. बहुत सारे टिश्यू मिलके आपस में ऑर्गन्स बनाते हैं. फिर डिफरेंट ऑर्गन्स मिलके क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है. और सब ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाता है? एक लिविंग बीइंग को फॉर्म करता है. तो ऐसे ही सेल हमारी स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की. सो अब देखते हैं हाउ what is the meaning of cell. So cell is a Latin word which means a little room. Now see the discovery of cell. Robert Hooke discovered cell in 1665. It's a very common question and it's easy to learn. Robert Hooke is a scientist who discovered cell in 1665. So he seeing cell through a local microscope in a thin slice of pork. The image in the microscope was appearing as small compartments like a comb of honeybee. So guys, the mode of instruction on our channel will be in both language, English and Hindi. तो देखते हैं रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी करी थी सेल की 1665 में कैसे. जब उन्होंने एक थिन स्लाइस जो है, जब उन्होंने एक बहुत ही पतला सा पीस कोक का माइक्रोस्कोप के अंदर रखा, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा कि क्या देखा कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. उसके अंदर बहुत छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं. इसका क्या मतलब है कि जो वो थिन स्लाइस है, वो बहुत सारे छोटे-छोटे कंपार्टमेंट से मिलके बना हुआ हो. और जो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो जो छोटे-छोटे कंपार्टमेंट्स जो उन्हें दिखाई दे रहे हैं, वो किससे रिज़ेम्बल करते हैं? जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है, जिसमें वो अपना शहद रखती है. तो अब देखते हैं कि उनके अलावा और कौन-कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें नोटिस करी. तो हमारे एबी लीवेनहॉक थे जिन्होंने एक फ्री सेल को माइक्रोस्कोप में पहली बार देखा था. सो अब हम रॉबर्ट ब्राउन की बात करते हैं. रॉबर्ट ब्राउन जो थे उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी 1831 में. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, और ये काफ़ी जगह पे पूछी भी जाती है. जेई पुकंजल जो थे हमारे साइंटिस्ट, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिफाइन किया था. प्रोटोप्लाज्म से कहने का मतलब उनका ये था कि एक जो सेल होती है उसके अंदर लिक्विड मटेरियल प्रेजेंट होता है. तो उस लिक्विड मटेरियल को उन्होंने प्रोटोप्लाज्म कहा था. तो अब हम यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर्स के बारे में बात करेंगे. सो यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हमारे नंबर ऑफ सेल्स एक ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट कितने हैं उसके बेस्ड पर डिवाइड है. सो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेल्स दैट डिवाइड्स आर टू पार्ट्स. ठीक है, टू टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर. सो गाइस, फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो सिंगल सेल से बना हुआ होता है. एज नेम इंडिकेट यूनी. यूनी का मतलब वन एंड सेलुलर का मतलब मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो यूनी और सेलुलर, तो एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. क्या आप लोग सोचते हैं कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या वो ऑर्गेनिज्म अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है?
बिल्कुल कर सकता है। उसकी सेल इतनी कैपेबल होती है कि वो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म कर ले। जैसे कि हमारी बॉडी है, हम इंसानों की बॉडी है, हमारे अंदर नर्वस सिस्टम है, नर्व प्रेजेंट है, हमारे ब्रेन का सारा काम कौन करता है, हमारे ट्रांसमिशन का सारा काम कौन करता है, उसके लिए आर्टरीज प्रेजेंट है, हर चीज की अपनी सेल्स प्रेजेंट है, कार्डियो सेल प्रेजेंट है, लीवर के लिए हेपेटिक सेल्स प्रेजेंट है, हमारी नेफ्रॉन सेल्स प्रेजेंट है, किडनी के अंदर, ब्रेन के अंदर नर्व सेल्स प्रेजेंट है। तो हर चीज के लिए हमारी अलग सेल्स प्रेजेंट है। पर इसके पास तो एक ही सेल होती है और काम तो उसको जीना है, तो उसको काम तो सारा करना ही पड़ेगा। तो इसलिए इसकी एक ही सेल सारी एक्टिविटीज परफॉर्म कर देती है। Made up of a single cell, all activities are performed by the single cell. Division of labor is absent. डिवीजन ऑफ लेबर से यहाँ पे मतलब ये है, क्या आप लोग सोच सकते हैं खुद पहले? देखिए, जो ये वर्ड लेबर आता है ना, जो ये लेबर वर्ड है, इस लेबर वर्ड का मतलब होता है मेहनत। कहते हैं ना कि एक ये इंसान बहुत लेबोरियस है, तो ये जो लेबर वर्ड होता है ये होता है मेहनत। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डिवीजन ऑफ लेबर इसमें एब्सेंट होगा, मतलब इसका जो भी काम होगा, और मेहनत हम काम के लिए करते हैं। लेबर का मतलब आप किसी भी चीज पे, किसी भी काम पे मेहनत करते हो, तो इसका जो डिवीजन ऑफ लेबर होगा वो एब्सेंट होगा। इसको बेचारी को सारा काम खुद ही करना पड़ता है, इसको सारी मेहनत खुद ही करनी पड़ती है, ये अपने काम को डिवाइड नहीं कर सकती। तो इसका मतलब डिवीजन ऑफ लेबर इज एब्सेंट। Example of unicellular organisms are amoeba, paramecium, plasmodium, and protozoa. Now see about the amoeba diagram. Okay, amoeba amoeba have pseudopods by which it's do endocytosis and exocytosis. Endocytosis is the process by which amoeba engulfs its food, and exocytosis is the process by which amoeba excrete its waste material. So एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस हमारा वो प्रोसेस है जिसके थ्रू अमीबा फूड को अंदर लेती है। तो उसके सूडोपोर्स धीरे 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 करते हुए उसके सूडोपोर्स ऐसे ऐसे आगे बढ़ेंगे, उसके सूडोपोर्स इधर से भी ऐसे आगे बढ़ेंगे, और ये हमारे फूड पार्टिकल है उसको ऐसे इनगल्फ करके अंदर ले जाएंगे। और एक्सोसाइटोसिस में क्या होगा, जैसे कि ये है, ये वाला वैक्यूल, ये हमारा एक्सक्रीट करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बना हुआ है। तो ये अब कैसे बाहर जाएगा, ये सूडोपोर्स क्या करेंगे, पीछे एक्सटेंड करेंगे। जैसे ये हमारा वैक्यूल है, अभी ये ऐसे हैं, तो थोड़ी देर बाद ये कैसे हो जाएंगे, और पीछे हो जाएंगे। फिर थोड़े टाइम बाद ये क्या करेंगे, उसको ऐसे कवर कर देंगे। जैसे ये है हमारा, तो ये पीछे से आके उसको ऐसे कवर कर देंगे, तो ये हमारा बाहर निकल जाएगा। तो एक्सोसाइटोसिस वो होता है। एक्सो का मतलब एग्जिट, एंडो का मतलब एंट्री। ठीक है, तो एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस क्लियर। अब हम देखते हैं और क्या क्या प्रेजेंट होता है। देखिए, सेल का जैसे हमारे अंदर हार्ट होता है, ऐसे सेल के पास क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। तो अब हम न्यूक्लियस की अगर बात कर रहे हैं, तो सेल अमीबा के पास भी न्यूक्लियस तो होगा ही, भले ही यूनिसेलुलर हो, पर सेल है तो सेल है, तो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा ही। और सेल का सेकंड फंडामेंटल क्या होता है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जरूर प्रेजेंट होता है, उसके अंदर उसका प्लाज्मा जरूर प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ओके, सो हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर न्यूक्लियस भी है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, और अमीबा के पास सूडोपोर्स भी है जिसके थ्रू वो अपना फूड इनगल्फ करता है और बाहर निकालता है। ओके, सो अब हम बात करते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम से ही इंडिकेशन आपको मिल ही रहा होगा कि मल्टी, मल्टी का मतलब जिसमें दो या दो से ज्यादा चीजें प्रेजेंट हो, है ना, जिसमें केवल एक चीज ना प्रेजेंट हो, एक चीज से ज्यादा चीजें जिसके अंदर प्रेजेंट हो, उसको हम मल्टी बोलते हैं। तो मल्टी सेलुलर मतलब दो या दो से ज्यादा सेल्स इसके पास प्रेजेंट होंगी, वो हमारा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा। सो मेड अप ऑफ 2 और मोर सेल्स। सो गाइस, सॉरी, सो गाइस, अब हम देखते हैं कि अब इसके पास दो और दो से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, तो क्या इसे अमीबा की तरह सारा काम अकेले करना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये क्या करेगा, अपने अपने सेल्स को डिवाइड कर लेगा, अपने अपने सेल्स को डिवाइड कर लेगा, कहेगा कि जाओ तुम ये काम करो, जाओ तुम ये काम करो। एक सेल अब बहुत सारे सेल्स प्रोड्यूस कर देगा और अपने अपने सेल्स को डिवाइड कर लेगा, बोलेगा तुम ये वाला काम करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। अब सबको बर्डन लेने की जरूरत नहीं है, एक ही सेल को सारा बर्डन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये बोलेगा, ठीक है। तो फिर सिंगल सेल परफॉर्म सिंगल और फ्यू फंक्शन। कोई भी सिंगल सेल या तो वो अपना खुद का फंक्शन करेगी, या फिर वो अपने, या फिर थोड़े बहुत फंक्शन कर सकती है। ओके,
जैसे कि हमारी हिपैटिक सेल है। हिपैटिक सेल्स क्या करते हैं? हिपैटिक सेल्स हिपैटिक सेल्स हमारी हिपैटिक जूस को सिक्रीट करती हैं, है ना? हिपैटिक सेल्स का लीवर में काम होता है। तो और हमारी नेफ्रॉन सेल्स हो गई। नेफ्रॉन हमारी क्या करती हैं? नेफ्रॉन्स हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। तभी तो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होती हैं किडनी के अंदर। तो नेफ्रॉन्स हमारी फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। हमारी नर्व्स जो होती हैं वो नर्वस सिस्टम में हेल्प करती हैं। हमारे नर्व्स जो होती हैं इम्पल्स को ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं। तो इस टाइप से ह अलग-अलग सेल्स का अलग-अलग फंक्शन। तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म क्या होता है? जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हो और हम वहाँ पे हर सेल को बर्डन नहीं उठाना पड़ता। हर सेल को बर्डन नहीं उठाना पड़ता। विभिन्न प्रकार की सेल्स हमारी प्रेज़ेंट होती हैं और हर सेल का अपना पर्टिकुलर फंक्शन होता है। तो डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ आल्सो प्रेज़ेंट एज़ आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर जब एक सेल को सारा बर्डन नहीं उठाना पड़ता और बाकी सेल्स सब आपस में भाई-बहन की तरह काम करती हैं, मिलकर काम करती हैं दैट इज़ डिवीज़न ऑफ लेबर। सो डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ प्रेज़ेंट इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म। एग्ज़ाम्पल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज़्म आर प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग एक्सेट्रा। एनिमल्स में क्या-क्या हो सकते हैं? एनिमल्स में सारे एनिमल्स आते हैं। कोई आपके आस-पास रहने वाले एनिमल्स आप सजेस्ट करिए जैसे कि डॉग, बिल्ली, पिग, छिपकली हो गई। तो इस टाइप के जो एनिमल्स होंगे वो आपके मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में आते हैं। एनिमल्स में ऑलमोस्ट सब ऑर्गेनिज्म एनिमल्स में मल्टीसेलुलर ही होते हैं। नाउ सी इवोल्यूशन। दिस पिक्चर शोज अबाउट इवोल्यूशन। अब हम इवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे सेल्स के। चलिए देखते हैं। So based on evolution, cells are prokaryotic and eukaryotic. So guys, you already known that prokaryotic cells. So prokaryotic cells कैसी होंगी आपके हिसाब से? प्रो का मतलब हम इस वर्ड को डिवाइड कर लेते हैं ना, जिस वर्ड को हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो अब हम इस वर्ड को डिवाइड कर लेते हैं। अब प्रो का क्या मतलब होगा? प्रो का मतलब पुराना, पुराना, प्रिमिटिव, एशिएंट, ठीक है? तो अब हम कैरियोटिक की बात करते हैं। कैरियो, कैरियो वर्ड इज ऑलवेज यूज्ड फॉर न्यूक्लियस। सो पुराने न्यूक्लियस की सेल, मतलब जो न्यूक्लियस हमारा इवॉल्व्ड नहीं है, जो न्यूक्लियस हमारा पुराना है, एशिएंट है, उस न्यूक्लियस की सेल को हम क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। और यूकैरियोटिक सेल्स किसको बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स हम बोलेंगे इवॉल्व्ड न्यूक्लियस, ठीक है? इवॉल्व्ड मतलब यू का मतलब इवॉल्व्ड एंड कैरियो का मतलब न्यूक्लियस। तो इवॉल्व्ड न्यूक्लियस की सेल को हम यूकैरियोटिक सेल्स बोलेंगे। तो अब देखते हैं कि व्हाट इज प्रोकैरियोटिक सेल्स। सो as I already told you about the prokaryotic cells, about the prokaryotic word, pro means ancient and karyotic was used for nucleus. So prokaryotic cells is that cell which contain a ancient nucleus, and eukaryotic cells also indicates its meaning by its name. That's eu means evolved and karyotic means nucleus. So evolved nucleus cells is called eukaryotic cells. So firstly we will talk about the prokaryotic cells, and the prokaryotic cells, we first point we see that cell size is small. So पुरानी सेल होगी तो छोटी होगी, स्मॉल इन साइज। ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपकी यूकैरियोटिक सेल स्मॉल नहीं हो सकती, पर ये हमारी स्मॉल स्मॉल ही होती है। वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी यूकैरियोटिक सेल होती है। सो स्मॉल इन साइज, इसको हम क्या, हम अभी मैंने बताया था आपको प्रो का मतलब पुराना, तो इसको हम एशियंट सेल भी बोलते हैं। ओके, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एशियंट सेल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट तो न्यूक्लियर का मटेरियल क्या करेगा? न्यूक्लियर का मटेरियल हमारा सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाएगा। ओके, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। कैरियोटिक की बात हो रही है तो न्यूक्लियस तो आएगा ही। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी एब्सेंट होती है, और अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो न्यूक्लियस के अंदर जो मटेरियल होगा वो कहाँ पे चला जाएगा? वो हमारा सेल के अंदर ऐसे ही उसके सेल के पदार्थ में, सेल के पदार्थ को क्या बोलता है? साइटोप्लाज्म। साइटो मतलब सेल और प्लाज्म मतलब उसके अंदर का एक लिक्विड जो मैट्रिक्स, जो सेल के अंदर एक मैट्रिक्स होता है उसको हम प्लाज्म बोलते हैं। उसको साइटोप्लाज्म बोलता है। वो सेल का मटेरियल है इसलिए उसको साइटोप्लाज्म बोलता है। अगर वो न्यूक्लियस का मटेरियल होता तो उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। ओके, न्यूक्लियस के अंदर के मटेरियल को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। और जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाते हैं, जब न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिल जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। ओके,
न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियर मटेरियल नहीं, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस का मटेरियल मिलना इज डिफरेंट थिंग एंड न्यूक्लियस के प्लाज्मा का मिलना इज डिफरेंट थिंग। तो जब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म हम दोनों के दोनों आपस में मिल जाएंगे तो उसको क्या, वो क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटोप्लाज्म फॉर्म करते हैं। ओके, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, जब न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो फिर क्या होगा, तो फिर न्यूक्लियोप्लाज्म तो मिलेगा ही मिलेगा साइटोप्लाज्म पे, है ना। तो फिर इसका मतलब इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। फिर हम देखते हैं कि न्यूक्लियर मटेरियल जो है हमारे साइटोप्लाज्म मिक्स हो गए क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन गायब हो गई। मेम्ब्रेन नहीं है तो उसका मटेरियल कहाँ पे रहेगा, बाउंडेड रह ही नहीं सकता एक सर्कल में, जैसे कि न्यूक्लियस उसको न्यूक्लियस बना के रखता है, तो न्यूक्लियस की तो फॉर्मेशन होगी ही नहीं वेल डेवलप्ड। तो फिर क्या होगा, न्यूक्लियर का मटेरियल तो प्रेजेंट होगा पर वो ऐसे ही उसके अंदर ऐसे ही कहीं पे इधर उधर घूम रहा होगा सेल के अंदर, ठीक है। अब सेल जो है पुरानी सेल है तो उसके पास हमारे वेल डेवलप्ड ऑर्गन भी नहीं होंगे, ऑर्गेनिक्स भी नहीं होंगे सेल्स के ना। तो फिर अब हमारे मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। ओके, अब हम एग्जांपल देखते हैं प्रोकैरियोटिक का, बैक्टीरिया। चलिए ये फोटो देखते हैं हम प्रोकैरियोटिक की। इसके अंदर क्या है, फ्लैजिलम। फ्लैजिलम किसको मूवमेंट में हेल्प करता है, फ्लैजिलम पिलाई, इसको दोनों ये मूवमेंट में हेल्प करता है, दोनों के दोनों इसकी मूवमेंट में इनको हेल्प करता है। पिलाई जो है इसको आसपास के बारे में भी बताता है कि इसके आसपास कौन कोई और सेल है नहीं है, या फिर क्या इसके आसपास की खबरें भी सारी इसको पिलाई ही पहुंचाता है, ठीक है, पीली। फिर फ्लैजिलम जो है हमारा इसके मूवमेंट में हेल्प करेगा। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है एक प्रोकैरियोटिक सेल की, वो क्या होती है, कैप्सूल होता है। फिर उसके मिडल वन इज सेल वॉल एंड द इनर मोस्ट इज membrane, cell membrane. Okay, the DNA is present in the coiled form, or the chromosome is present in the coiled form, and the length in which chromosome is present is called nuclear region. हमारा जो क्रोमोसोम होता है वो एक कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और जितना लंबा हमारा क्रोमोसोम एक कोइल्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर रीजन बोलेंगे। इसके अंदर हमारे राइबोसोम्स भी प्रेजेंट होता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इसको हेल्प करते हैं। अब हम यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। यूकैरियोटिक सेल्स हमारी जो है, यूकैरियोटिक सेल्स हमारी इवोल्व सेल होती हैं। यू का मतलब इवोल्व, कैरियोटिक का मतलब इवोल्व न्यूक्लियस वाली सेल्स। तो हमारी ये इवोल्व न्यूक्लियस की सेल्स होती हैं, मतलब इसमें मॉडर्न न्यूक्लियस होगा। ये सेल साइज में बड़ी होती हैं और इनको हम मॉडर्न सेल से बोलते हैं। ओके, इवोल्व सेल मतलब लेटेस्ट जमाने की सेल, तो इसको हम मॉडर्न सेल्स भी बोलते हैं। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होती है, तो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगी। जब न्यूक्लियस मेम्ब्रेन इसके अंदर प्रेजेंट होगी तो न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स भी नहीं करेंगे। जब वो मिक्स नहीं करेंगे तो प्रोटोप्लाज्म की फॉर्मेशन भी नहीं होगी। इसका मतलब साइटोप्लाज्म हमारा सेपरेटेड होता है, न्यूक्लियर मटेरियल और साइटोप्लाज्म हमारा सेपरेटेड है। ओके, और इसके अंदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा वैक्यूल हो गया, गोल्जी एपरेटस हो गया, और ईआर हो गया हमारा, ये सब इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। लाइसोसोम्स हो गए, ये सब यूकैरियोटिक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ओके, यूकैरियोटिक सेल्स के एग्जांपल क्या क्या होंगे, प्लांट सेल और एनिमल सेल्स आर एग्जांपल ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। सो गाइस आप बताइएगा हमें आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल शिक्षक की बातें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगी, आप देख लीजिएगा और वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसको क्लियर कर देंगे, या फिर हम एक डाउट की वीडियो अलग से बना देंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल एंड हेल्प अस टू, ये देखिए अभी हमें एक यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक का डायग्राम भी हमारे पास है, जो हम जिससे हम इसको और इजी बना सकते हैं। देखिए ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं उसके अंदर न्यूक्लियस कोइल फॉर्म में प्रेजेंट होता है ना। ये फ्लैजिला उसका, और ये हमारा कैप्सूल, ये बीच में जो है ये आपका आउटर मोस्ट ये वाला कैप्सूल, ये जो बीच में होगा वो क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल। ओके, देन राइबोसोम्स, प्रोकैरियोटिक का डायग्राम। अब यूकैरियोटिक सेल्स में देखते हैं, ये देखिए हमारा गोल्जी एपेटस प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है इसके अंदर, है ना। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस होगा आपका, ईआर पर हो गया आपका, ये देखिए स्मूथ ईआर, रफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम,
न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमेटिड मटेरियल कैसे घूम रहा है इसके अंदर। ये इसका ये जो ब्राउन ब्राउन है ये इसका साइटोप्लाज्म है। ये देखिए ये इसका न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस का पर्पल कलर का न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी इसमें एब्सेंट होती है। ये सब देखिए, है ना? तो कितना डिफरेंस है इन दोनों में, इसका मतलब ये साइज में भी बड़ी है, ये साइज में भी छोटी है ना? सारे के सारे डिफरेंस है ना? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक ऐसे ही होती हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जो पुरानी सेल्स होंगी और यूकैरियोटिक का मतलब जो हमारी नई सेल्स होंगी। सो गाइस हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, उसको शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को भेजिएगा, उनकी भी मदद करिएगा पढ़ाई में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, और प्लीज़ जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल शिक्षक की बातें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड ऑल्सो गो एंड वॉच वीडियो ऑन रेशनल नंबर बाय वर्णिका जैन। ओके, थैंक यू गाइस।